उन्होंने सबसे पहले कौन सा बनाया, जो मैंने आपको पहले दिन बना के सिखाया था, और ये हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया उसको हमने कहा था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम। इसमें उन्होंने क्या रखा, नीचे रखा लेबर। आप यहां पर कैपिटल भी रख सकते हैं, बट वी हैव टेकन लेबर है। तो लेबर को एम्प्लॉयमेंट कब तक मिलेगा, क्यों मिलेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक लेबर जितना प्रोडक्शन करता है वो आज केवल प्रोडक्शन करेगा, लेकिन प्रोडक्शन जो है बिकेगा कई दिनों बाद। तो ही एस्टिमेट्स, कौन, एंटरप्रेन्योर्स एस्टिमेट। इसी एस्टिमेट को हम कहेंगे प्रिडिक्ट, या इसी को हम तीसरे शब्दों में कहते हैं एक्सपेक्टेशंस। तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या है कि ही एक्सपेक्ट्स दैट इफ ए पर्सन मेक्स वन टेबल ही विल बी एबल टू सेल इट 200। फिर धीरे धीरे सोचता है कि जो जो टेबल की सप्लाई बढ़ेगी या जो भी दुनिया की चीजें बढ़ती जाएंगी, एग्रीगेट सप्लाई वुड बी लाइक दिस। Why like this? Because it is simple कि जो the supply increases, the price of that commodity decreases. इसको उसने कहा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई क्या है? दिस इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट या प्राइस दैट ही इज लाइकली टू गेट बाय सेलिंग ए कमोडिटी मेड बाय वन लेबर। एक लेबर ने बनाया जितना सामान, उसको इतने में बेचा, दो ने बनाया इतने में बेचा, तीन ने बनाया इतने में बेचा। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड क्या है? नेचुरली वो डिमांड है जो एक लेबर को हम एक्चुअली पे करते हैं। तो ये आपकी हो गई एग्रीगेट सप्लाई और ये हो गई आपकी एग्रीगेट डिमांड। डिमांड क्या है? जितना दाम मिलेगा उसके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज डिमांड। सप्लाई क्या है? जितने में एक लेबर को आपने लगाया, द नंबर ऑफ लेबरर्स दैट यू गो ऑन एम्प्लॉइंग। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएंगे उसको उसने कहा इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड का मतलब है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये प्रभावी है, दिस इज इफेक्टिव। यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, ये किसने कहा? फुल एम्प्लॉयमेंट तो तब होगा जब पूरी सप्लाई लेबर की कंप्लीट होने के बाद एक भी आदमी बचे ही ना, दिस विल बी फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट होना जरूरी नहीं है, यहां से उसने शुरू किया। उसने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? दिस इज ओनली अ लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस माने किसी एक पॉइंट पर ऐसा हो सकता है। दिस इज ए प्रेसिपिस। प्रेसिपिस माने एक ऐसा टीला है जिस पर आप पहुंच तो सकते हैं बट यू कांट स्टे, आइदर यू विल फॉल डाउन, यू आर नेचुरली गोइंग टू फॉल डाउन। तो दिस इज द टोटल लेबर सप्लाई, ठीक है ना। अब आजकल हम लोग इस लेबर सप्लाई को कैसे बनाने लगे हैं? हम लोग इस लेबर सप्लाई को बनाने लगे हैं बिल्कुल इस स्ट्रेट लाइन के रूप में। जब आपको कोई मैडम वगैरह पढ़ाएंगी तो इसे I इज इक्वल टू वाई पढ़ाएंगी कि एक लेबर को अगर 10 रुपए तो 2 को 20, 3 को 30, 4 को 40, 5 को 50, देन दिस बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स ऑन दिस साइड वी शो एम्प्लॉयमेंट एंड वाई माने इनकम। E इज इक्वल टू वाई। द मोर पीपल आर एम्प्लॉयड, द मोर इज द इनकम, एंड आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट दिस विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन कहां पर आएगी? फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पर आएगी। इसके पहले क्या है? हमेशा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट है। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। हम लोगों ने डायग्राम या केन्स ने शुरू में कैसा बनाया था? दिस टाइप, क्योंकि उनके हिसाब से पहला लेबर कम दाम पर मिल जाएगा, दूसरा ज्यों ज्यों लेबर की डिमांड बढ़ती जाएगी द प्राइसेस विल राइज, द वेजेस विल राइज। ज्यों ज्यों लेबर की शॉर्टेज होती जाएगी वेजेस विल राइज, और शुरू में लेबर बहुत कम रेट पर काम करने को तैयार हो जाएगा। बट सपोज कि लेबर लॉज लागू है तो दिस विल बी द एग्रीगेट सप्लाई। नाउ व्हाट विल बी द पॉइंट ऑफ इफेक्टिव डिमांड? उसी को हम लोगों ने बताया था कि सबसे पहले इफेक्टिव डिमांड किसकी होती है। इसके लिए हम लोगों ने बात की थी कि कंजम्पशन के लिए होती है, और हम लोगों ने कहा था कंजम्पशन ऑलवेज इज पॉजिटिव। इसके लिए हमने एक तीसरा डायग्राम बनाया था जो आपको अभी भी याद होगा, जहां हमने 4 लाइनें बनाई थी और हमने कहा था कि देयर विल बी सम ऑटोनोमस कंजम्पशन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो ये जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन ये कहां से जाएगा? सेविंग से जाएगा। इसलिए सेविंग हमेशा नेगेटिव साइड से चलती है, कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव साइड से चलता है। एंड साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन सेज जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ता। तो धीरे धीरे कंजम्पशन ऊपर तक आता जाएगा एंड एट दिस पॉइंट सपोज यहां पर इक्विलिब्रियम हो जाए तो ध्यान से देखिए कि यहां पर तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दिस इज इफेक्टिव डिमांड, दिस इज ओनली फॉर सी। तो सी के बाद क्या करना है? इन्वेस्टमेंट करना है। तो उनकी इन्वेस्टमेंट की थीसिस क्या है? 1 मिनट में मैं उसे भी बता देता हूं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट की थीसिस है वो है सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल।
इस सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है? इंटरेस्ट रेट। ये क्या है? सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल। एक कैपिटल को अगर आपने 10 करोड़ रुपए में खरीदा तो ये है सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल 10 करोड़। इस 10 करोड़ को आपको वसूल करना है तो कैपिटल पहले ही साल में तो खत्म नहीं हो जाएगी। तो पहली साल में जो रिटर्न मिला उसे हम क्या कहेंगे? रिटर्न इन ईयर 1। और ये किससे डिवाइड कर देंगे? 1 माइनस आई। आई क्या है? आई इज नथिंग बट डेप्रीसिएशन रेट, इज डेप्रीसिएशन रेट। फिर अगली साल क्या होगा? R2 कुछ रिटर्न होगा प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर। अगली साल डिप्रीसिएशन और बढ़ जाएगा। दिस विल गो अप टू RN। मान लीजिए आपने एक ट्रक खरीदा जो 30 साल चलता है तो RN इज 30, RN 1 माइनस 1 इज 29। यहां से शुरू किया, 30 साल तक इस ट्रक ने आपको कुछ कुछ पैसा दिया और हर साल ये डिप्रेशन होता चला गया। हर साल डिप्रिसिएशन के बाद एक पॉइंट आएगा कि 30 साल बाद दिस ट्रक विल बी हैविंग ए वैल्यू ऑफ 0। तो अगर आपने एक ट्रक 10 लाख रुपए का खरीदा तो पहली साल मान लीजिए कि इसने आपको 1 लाख का रिटर्न दिया और इसमें डिप्रिसिएशन हो गया 20,000 का। तो इनफैक्ट आपको पहली साल कितना मिला? 80,000 मिला। प्लस अगली साल कितना मिला? जोड़ते चले जाइए। अगर ये 10 लाख 30 साल में देता है तब तो हम कैपिटल लगाएंगे, अगर ये 10 लाख नहीं देता है तो हम कैपिटल नहीं लगाएंगे। तो ये जो हिस्सा है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मींस every year this efficiency will go on declining, माने depreciation will take place but the capital is not going to take place। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये होगा कि आपने 10 लाख रुपए का आपने खरीदा ट्रक, तो आप मानकर चलिए कि उधार में लिया, तो अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 30 साल में कितना रुपया आपको इंटरेस्ट में देना पड़ा और कितना इस कैपिटल ने बराबर आपको कर दिया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने अपनी फिर से एक कौन सी थ्योरी दी? मैक्रो थ्योरी दी। तो वो चाहे कैपिटल हो चाहे वेजेस हो, दोनों में एक ही चीज बता रहे हैं। जरा ध्यान से देखते रहिए कि अगर हम कह रहे हैं कि सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, दिस इज सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल, और एक पॉइंट के बाद कैपिटल भी फुल्ली इंप्लॉयड हो जाएगी। दिस इज डिमांड ऑफ कैपिटल, जिस पॉइंट पर ये मिल जाएगा वहां पर कैपिटल इफेक्टिव डिमांड पे हो जाएगी। तो यहां पर हमने क्या लिया? कैपिटल का एम्प्लॉयमेंट लिया। ध्यान से देखिए, वो समझाना क्या चाह रहे हैं कि हम माइक्रो लेवल पर ना तो इन्वेस्टमेंट डिमांड डिसाइड कर सकते हैं, ना माइक्रो लेवल पर हम लेबर की डिमांड को फिक्स कर सकते हैं। चाहे लेबर हो चाहे कैपिटल हो, एम्प्लॉयमेंट कैसा होगा दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स सप्लाई प्राइस एंड इट्स डिमांड प्राइस। तो हम लोग जो डायग्राम बनाते हैं जनरली कैसा बनाते हैं, ध्यान से देखिए। दिस इज आई इज इक्वल टू आई। आई इज इक्वल टू आई सिंपली मीन्स एम्प्लॉयमेंट और इनकम को हमने नीचे रखा हुआ है। दिस इज एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। दिस इज सी। तो जो सी है वो बताया आपके कम दर से बढ़ता है, दिस इज सी। तो अगर यहां पर मान लीजिए किसी वजह से एम्प्लॉयमेंट आया तो दिस इज नॉट फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज सी, दिस इज y, y इज इक्वल टू सी। अब यहां पर आ गया y इज इक्वल टू सी। अब इसके बाद लोगों ने अगर सेविंग की तो सेविंग का आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। ध्यान से देखिए, तो c प्लस आई डबल कैरेक्टर आ गया, दिस इज i, यानी इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट आपने किया तो देखिए क्या हुआ। आप ध्यान से देखिए कि जो एम्प्लॉयमेंट है ये बढ़ गया, दिस इज परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन ये भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट ये कौन सा आया? दिस इज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। जितनी लोगों ने सेविंग की उतना इन्वेस्टमेंट आ गया। अब अगर चाहे तो सरकार क्या कर सकती है? कुछ नए तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दिस इज सी प्लस आई प्लस जी। अगर सरकार ने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, और यहां पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट आ गया। तो हो सकता है कि यहां पर हम पहुंच जाएं। कैसे पहुंच जाएं? इतना कंजम्पशन कर रहे हैं इकोनॉमी में, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, टोटल मिलाकर हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर पहुंच गए। अब सवाल है कि अगर एक सवाल पूछा जाए कि अगर इन्वेस्टमेंट और बढ़ा दें तो क्या होगा? अब तो सब सप्लाई तो नहीं बढ़ सकती ना।
तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही बढ़ेगा, आउटपुट ही बढ़ेगा, तो इसके बाद क्या होगा, इसी को हम पढ़ाएंगे, जब हम थोड़ी देर बाद पढ़ाएंगे इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कुछ और नहीं बढ़ेगा। अब आप हमारे देश के लिए सवाल पूछेंगे, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी नहीं करूंगा। तो अब जो डायग्राम बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं। तो उनकी थ्योरी किसकी है? पहले उन्होंने मनी की थ्योरी दी, तब उन्होंने इंटरेस्ट रेट की थ्योरी दी, क्योंकि इंटरेस्ट रेट से क्या डिसीजन होगा, मनी से डिसाइड हो रहा है कंजम्पशन, और इंटरेस्ट रेट से क्या डिसाइड हो रहा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोनॉमस माने सरकार का, इंड्यूस्ड माने व्यापारियों का। तो ये दोनों इन्वेस्टमेंट हो गए। तो पहले ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को हमने यहां से यहां तक ले लिया, और फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हमने यहां से यहां तक ले लिया। ये तीनों मिलाकर जब अगर फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच गए तो ठीक है, लेकिन सपोज करिए थोड़ी देर के लिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट अभी नहीं आया। फुल एम्प्लॉयमेंट यहां पर आता है, दिस इज सी, दिस इज आई, दिस इज जी। तो ये इसके बाद भी फुल एम्प्लॉयमेंट आना जरूरी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट हमेशा होगा, दिस इज नॉट नेसेसरी। तो उन्होंने बेसिकली तो एम्प्लॉयमेंट की थ्योरी दी, जिसको आप फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन शुरू हुआ मनी से। तो मनी में उन्होंने जो कंसेप्ट्स दिए, कौन कौन से दिए, एक दिया लिक्विडिटी प्रेफरेंस। एक कंसेप्ट क्या दिया उन्होंने, लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मनी इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज सम क्वालिटीज ऑफ लिक्विडिटी फॉर ट्रांजैक्शन, फॉर नेचुरली प्रिकॉशन, एंड फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट, स्पेकुलेशन। इसी से उन्होंने इंटरेस्ट की अपनी थ्योरी दे दी। तो यहां से उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसी में दो कंसेप्ट और दिए। एक दिया लिक्विडिटी ट्रैप, जिसको मैंने बता दिया। एक और कंसेप्ट दिया, जिसको अब मैं बताने जा रहा हूं, विच इज नोन एज मनी इल्यूजन। जब मैं क्लासिकल थ्योरी पढ़ा रहा था तो हमने बताया था, दे बिलीव देयर इज नो मनी इल्यूजन। तो केन्स का जो कंसेप्ट है उसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक मनी इल्यूजन है, दिस इज व्हाट आई नाउ गोइंग टू टीच। लेकिन बिना पहले पढ़ाए हुए 1 मिनट के लिए व्हाट आई डू इज, इसमें से कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो यू कैन जस्ट आस्क क्वेश्चंस एज मेनी एज यू लाइक। समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छा चलता रहेगा, नहीं आएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट आस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हम उसको आराम से एक्सप्लेन कर लेंगे और फिर हम लोग आगे चल सकेंगे। मनी इल्यूजन तो मैं पढ़ाऊंगा ही, क्योंकि दैट इज बेसिस ऑफ द थ्योरी। एनी क्वेश्चंस? नहीं समझ में आया हो अभी पूछ सकते हैं। यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चंस। नो क्वेश्चंस? सर, एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट के बीच जो है जो रिलेशनशिप है सर, वही समझा दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक है, अभी फिर से बता देता हूँ ऋतिक। और कोई क्वेश्चन आ जाए तो मैं दोनों तीनों एक साथ डायग्राम बनाऊं फिर कर दूं, इफ देयर इज एनी अदर क्वेश्चन। So what you told yesterday? I did not Yesterday tell was you. no class. I did not take any class yesterday. Okay, sir. I was unable. I'll take class on Saturday if I wish. अभी कुछ नहीं तय कर रहा हूँ, मैं पढ़ाना ही छोड़ना चाहता हूँ इसलिए, क्योंकि अब हो गया बहुत दिन। I'll ask प्रशांत जी to leave me out. ऑनलाइन पढ़ाने में दिक्कतें तो बहुत होती हैं। That is another matter. We'll discuss it later. तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ऋतिक यादव से बात कर ले। What is effective demand? ठीक है, उसी के संग बता दूंगा। No problems, no problems. It's all right. So I again present now. I'll start presentation ताकि समझ में आ जाए कि क्या मतलब। देखिए क्वेश्चन ये है कि जो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल अभी मैंने बताया, तो हम ये मानकर चलते हैं कि देयर इज एन एंटरप्रेन्योर, एक साहसी है, देयर इज एन एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू इन्वेस्ट, बट व्हाई शुड ही इन्वेस्ट? हर एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या होता है, देयर आर एनिमल
स्पिरिट्स, पाश्विक प्रवृत्तियां, ही ओनली लुक्स फॉर प्रॉफिट। तो वो 10 लाख की कैपिटल या 10 करोड़ की कैपिटल या 10,000 की कैपिटल लगाएगा तो किस आधार पर लगाएगा? ही मस्ट गेट सम प्रॉफिट। तो अगर उसने 10 लाख बैंक से उधार लिया और उसने 10 लाख रुपए का एक ट्रैक्टर खरीदा खेती करने के लिए, तो 10 लाख जो है वो उसकी सप्लाई प्राइस नहीं है। 10 लाख तो उसको बैंक ने लोन दिया, लेकिन 10 लाख का ट्रैक्टर मान लीजिए कि 20 इयर्स में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर 20 इयर्स में इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो यानी 10 लाख को उसे 20 साल में ही कमाना है। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेगा कि 10 लाख रुपए का जो ब्याज दर है, जो भी ब्याज दर है, वॉट एवर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज इट इज 6% और इट इज 8% और इट इज 10%, सिंपल रेट पे मान ले थोड़ी देर के लिए। तो 10 लाख पर 20 सालों में 10% के हिसाब से कितना ब्याज उसे देना पड़ेगा? सपोज उसको थोड़ी देर के लिए मान लें कि 20 लाख रुपए टोटल देना पड़ेगा ब्याज और इंटरेस्ट मिलाकर। तो दूसरी साइड वो क्या देखेगा? पहली साल जब मैंने ट्रैक्टर को लगाया तो इसका रिटर्न मान लीजिए मुझे मिला 2 लाख, खेती से मुझे फायदा हुआ 2 लाख। लेकिन जो हमारी 20 साल में क्योंकि ट्रैक्टर खत्म हो जाएगा तो इसकी डिप्रिसिएशन वैल्यू क्या हो जाएगी? इस साल की निश्चित रूप से 50,000 हो जाएगी। अगर अगली साल मैंने 180 कमाया क्योंकि डिप्रिशिएट कर चुका है वैल्यू, फिर इस टाइम 50,000 से हमने डिवाइड कर दिया। वी गो ऑन डूइंग इट 160, वी गो ऑन डूइंग इट टिल इट बिकम्स nth पीरियड में इट बिकम्स 0, यानी रिटर्न 0 हो गया और 50,000 की डिप्रिसिएशन के बाद ये खत्म हो गया। तो ये जो 50,000 का जो डिप्रिसिएशन है ये हर साल होता रहेगा, ऊपर वाला रिटर्न मिलता रहेगा। अगर ये दोनों मिलाकर 20 लाख से ज्यादा है तब तो वो इन्वेस्ट करेगा, वरना वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? अब प्रश्न यह है कि अगर ये 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट ना होता, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो उसको कितने में मिल जाता? 16 लाख देना पड़ता। 6% इंटरेस्ट रेट होता तो उसे हो सकता है 12 लाख देना होता। अब देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट रहा है तो कैपिटल की एफिशिएंसी बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही, इट विल रिमेन कांस्टेंट। बढ़ रही है का मतलब यहां क्या है? इनफैक्ट ही इज गेटिंग, ये 50,000 की जगह उसे कितना देना पड़ रहा है? 45,000 देना पड़ रहा है। इतना देना पड़ रहा है 45,000। अगर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो कितना देना पड़ रहा है? 40,000। तो इन रिटर्न जो है टेक्नोलॉजिकली तो सेम रहेगा, लेकिन डिप्रिसिएशन वैल्यू कितनी होगी विल काउंट अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा तो प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे और वो नए नए एरिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर उसको लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो वो इस रेट में करेगा कि नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिए कि जो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल है उसके बराबर होनी चाहिए मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। अगर ये ज्यादा है तो भी इन्वेस्टमेंट करेगा, अगर ये कम है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल क्या है? डिस्काउंटेड रिटर्न ऑफ कैपिटल ऑफ द होल पीरियड माने क्या हुआ? ऑफ द पीरियड जब कैपिटल विल बिकम 0 या द वैल्यू ऑफ कैपिटल विल बिकम 0, ये है उसका रिटर्न। तो ये रिटर्न अगर सप्लाई प्राइस के बराबर है तब भी शायद इन्वेस्टमेंट कर दे। अगर सप्लाई प्राइस ज्यादा है तो वो इन्वेस्टमेंट और जगहों पर भी करेगा, नई नई जगहों पर भी करेगा। अगर सप्लाई प्राइस कम है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। दिस इज टेक्निकल, ये तो टेक्निकल चीज है, इसमें तो वो कोई चेंज नहीं कर सकता। यानी जो ट्रैक्टर है उसकी क्वालिटी पर तो या उसके प्रोडक्टिविटी पर तो असर पड़ेगा नहीं। किस पर असर पड़ सकता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया तो ध्यान से देखिए सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल घट गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल बढ़ गया। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दें
कैसे घटा दे, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है। कहां से पढ़ा है, ये हम लोगों ने पढ़ा है जब हम लोगों ने कहा ये ट्रांजैक्शन मोटिव की डिमांड है, ये प्रिकॉशनरी मोटिव की डिमांड है, और ये हमारी लिक्विडिटी प्रेफरेंस की डिमांड है। तो टोटल डिमांड अगर हमने जोड़ी यहां से लेकर के यहां तक आई, तो क्या हुआ कि टोटल डिमांड एक पॉइंट के बाद बराबर हो जाएगी। अगर सपोज करिए मार्जिनल सप्लाई, और ये है आपकी सप्लाई ऑफ मनी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये था। अगर हम सप्लाई ऑफ मनी बढ़ा दें तो व्हाट विल हैपन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो डाउन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो इसका मतलब सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल गिर गया, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाया जा सकता है, इससे भी इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। लेकिन एक दूसरी तरफ जिसके बारे में दूसरे लड़के ने सवाल किया, अब हम लोग उस पर आएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि दो चीजें होती हैं एम्प्लॉयमेंट की, वन इज लेबर, वन इज कैपिटल। लेबर की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, वेजेस पर। कैपिटल की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, सप्लाई प्राइस पर, या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, या लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर। दोनों में एक खराबी या एक अच्छाई है, वॉट एवर वी कैन कॉल इट, इसकी दोनों में एक लिमिट आएगी, चाहे कैपिटल हो और चाहे लेबर हो। एक देश में लेबर की संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम मान लीजिए कि हमारे देश में आज 137 करोड़ है, इसमें से मान लीजिए 50% वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स माने जो 15 से 60 साल की उम्र के लोग हैं। तो अगर हमारे देश में 49 करोड़ लोग वर्कफोर्स में हैं, तो दिस इज आवर लेबर फोर्स, इसको एम्प्लॉयमेंट देना है हमें। और ये एक पॉइंट के बाद स्ट्रेट लाइन क्यों हो गई, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास लेबर बची ही नहीं, तो हम इसको तो अपने देश में एम्प्लॉय नहीं कर सकते, तो दिस इज लेबर फोर्स। इसी तरह कैपिटल की भी एक सप्लाई प्राइस होगी, जितनी टेक्नोलॉजी या जितनी कैपिटल हमारे पास है, जितनी हम सेविंग करेंगे उसके हिसाब से हमारे पास कैपिटल होगी। तो दीज आर लिमिटेड। तो लेबर इज ऑल्सो लिमिटेड, कैपिटल इज ऑल्सो लिमिटेड, बोथ आर लिमिटेड, बट दे आर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर फिक्स्ड। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर फिक्स्ड। थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन बहुत जल्दी चेंज नहीं होता। अब सवाल है कि ये तो हमारे हुए क्या, सप्लाई ऑफ कैपिटल, जो निर्भर करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल ज्यादा। ये दूसरी चीज क्या है, वेजेस। अब हमारे देश में वेजेस कितने हैं, मान लीजिए 400 रुपए अनस्किल्ड के वर्कर्स के हैं या 800 रुपए के हैं, तो ये है सप्लाई प्राइस। यानी 1000 के लिए हमें 4 लाख चाहिए, 2000 के लिए इतने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो 48 करोड़ के लिए भी हमें कुछ ना कुछ वेजेस चाहिए होंगे। प्रश्न है कि ये सामान तो एक तरफ से आया, दिस इज सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में वी कैन नॉट चेंज मच, वी कैन नॉट चेंज मच एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हम इसको बहुत चेंज नहीं कर सकते। जितनी कैपिटल हमारे देश में है, हर साल अगर हमारे देश में मान लीजिए 30% की सेविंग होती है तो 30% कैपिटल बढ़ेगी, इससे ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं। 25% कैपिटल बढ़ती है तो 25% ज्यादा तो बढ़ेगी नहीं। लेबर फोर्स भी कोई एकदम से 49 करोड़ से 88 करोड़ तो हो नहीं जाएगा। मे बी कि 5 लाख बढ़ जाए, मे बी कि 5 लाख घट जाए, 1 साल में, 2 साल में, दिस इज व्हाट इट इज। तो सप्लाई कैन नॉट बी चेंज्ड। थोड़ा बहुत असर हो सकता है। कैसे असर हो सकता है कि हम उसके कॉस्ट को घटा सकते हैं। कॉस्ट को कैसे घटा सकते हैं, वेज कम करके या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके, वो हम कर सकते हैं, बट स्पेशली दिस कैन नॉट बी चेंज। तो व्हाट कैन बी चेंज इज डिमांड। डिमांड कैसे चेंज कर सकते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो एक तरीके से अब हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि सप्लाई को हमने इस तरीके की लाइन बना दिया, जो कि स्ट्रेट लाइन 45 के कोण पे बना दिया, दिस इज आई इज इक्वल टू वाई, और कहते हैं कि इसके बाद ये स्ट्रेट लाइन होगी। अब हम इसके बारे में नहीं बढ़ा सकते। दिस इज आई इज इक्वल टू वाई, लेट दिस बी लेबर, लेट दिस बी वेजेस, वॉट एवर इट इज। अब सवाल है डिमांड पर आए, तो डिमांड ऑफ किसकी, कंजम्पशन, या डिमांड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या डिमांड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। डिमांड कैसे बढ़ाएं, तो इसी के लिए मैंने आपको एक डायग्राम बताया था कि वाई क्या है, वाई इज इक्वल टू सी माने कंजम्पशन प्लस एस माने बचत, और ई को मैंने क्या बताया, ये को बताया डिमांड। दिस इज ई इज इक्वल टू सी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं प्लस आई। यानी जो पैसा है उसका या तो कंजम्पशन में खर्च कर सकते हैं या तो इन्वेस्टमेंट में खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो सामान है गेहूं चावल या तो कंज्यूम कर सकते हैं या तो सेव कर सकते हैं। तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ एस इज इक्वल टू आई। दिस इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज ए पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सपोज y is
10,000 and consumption is also 10,000. There is no saving. तो y is equal to c. लेकिन सपोज y is equal to मान लीजिए 10 करोड़ whatever it is, और c is equal to only 8 करोड़, और 2 करोड़ हमारे पास क्या है, सेविंग है। अगर ये 2 करोड़ सेविंग को हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इक्विलिब्रियम आ गया, नहीं किया तो नहीं आया। यहीं पर मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन कि लोग जो इन्वेस्ट कंजम्पशन और सेविंग और इन्वेस्टमेंट है ये बराबर होगा तो इक्विलिब्रियम होगा और कुछ नहीं होगा। दिस इज व्हाट वी मेंट एंड दिस विल नॉट बी द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, दिस इज नॉट लाइकली टू बी। अब सवाल है कि किसी देश में थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टर्स आर नॉट इन्वेस्टिंग। क्यों नहीं कर रहे हैं, जरा इस समय के इंडियन केस को एग्जांपल को पढ़ें या कोविड के इन्वेस्टमेंट के पीरियड को पढ़ें तो आपको समझ में आने लगेगा दे आर नॉट इन्वेस्टिंग एट ऑल। क्यों नहीं कर रहे हैं? इन्वेस्टर के दिमाग में क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट उसे कम मिलेगा, उसने सामान बनवाया मान लीजिए 10 करोड़ का, पंखे बनवा लिए। अगर मान लीजिए 10 करोड़ के पंखे बनाए और उसको एस्टीमेट लगता है कि एक पंखा में 1,000 में बेचूंगा और इसका बदले मुझे 10 करोड़ बनाए हैं तो 1,000 के बदले मुझे करीब 1,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा, ये उसने एक्सपेक्ट किया। लेकिन अगर मान लीजिए 1,000 पंखों की जगह केवल 700 पंखे बिके, अनसोल्ड स्टॉक्स। क्यों कम बिके अभी उसके बारे में बात करेंगे। ये जो अनसोल्ड स्टॉक है वो क्या करेगा, अगली बार वो 1,000 पंखे नहीं बनाएगा, ही विल नॉट। क्यों? क्योंकि उसका पिछली साल का सामान नहीं बिका है, तो कंजम्पशन नहीं हुआ, जितना सामान नहीं बना, तो अगली बार वो 600 बनाएगा। अगर उसने 600 पंखे बनाए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो 300 तो पिछले दफे रखे हैं, तो अब उसके पास 900 पंखे हो गए। अब टोटल सप्लाई तो जो घटी सो घटी, यहां तो जो घटा ही। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहती है वो क्या कहती है कि 1,000 पंखा बनाने में कुछ लेबर लगी होगी, कुछ कैपिटल लगी होगी, तो 600 पंखा बनाने में लेबर भी कम लगेगी और कैपिटल भी कम लगेगी, यानी अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट आ गया तो जितने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे उनकी इनकम घट जाएगी। अगर उनकी इनकम घट जाएगी तो उनकी डिमांड घट जाएगी, उनकी डिमांड घट जाएगी तो उनका कंजम्पशन घट जाएगा। तो अगली बार हो सकता है कि पंखे 900 बने हैं, अब की बार 500 बिके और 400 अनसोल्ड स्टॉक हो जाए। अगली बार वो क्या करेगा, ही इज नॉट इवन गोइंग टू मेक 600, अब की बार वो 300 ही बनाएगा और लेबर एम्प्लॉयमेंट वगैरह को निकाल देगा। अब इस क्वेश्चन को एक नए ढंग से सोचिए। What happened between 1914 and 1919 वर्ल्ड वॉर हुआ। मैं इसको आपको थ्योरेटिकली समझा देता हूं ताकि चीज हमेशा के लिए समझ में आ जाए। तो अचानक जब युद्ध होने शुरू हुए तो देयर वर वेरियस इंडस्ट्रीज जहां पर अचानक डिमांड बढ़ गई, जैसे गन फैक्ट्री की डिमांड बढ़ गई, है ना, क्या कहते हैं आपके डायनामाइट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई और तोपों की डिमांड बहुत बढ़ गई। ये इंडस्ट्रीज एकदम से बढ़ गई क्योंकि युद्ध हो रहा था, सब आदमियों को देश बचाना है, देश बचाना है। प्लस सोल्जर्स की डिमांड बहुत बढ़ गई, हर आदमी को सोल्जर बहुत चाहिए, तो सरकारी खजाने पर सोल्जर्स को भी रखा जाने लगा। 1919 के बाद एक दुनिया में समझौता हो गया जिसे कहते हैं लीग ऑफ नेशंस। जब लीग ऑफ नेशंस नाम का समझौता हो गया तो व्हाट हैपेंड कि जब ये लीग ऑफ नेशंस समझौता हुआ तो लोगों को लगा अब युद्ध नहीं होगा। तो 1920 के आसपास बहुत सारे देशों ने अपनी सेनाएं घटानी शुरू कर दी। तो जब उन्होंने सेनाएं घटानी शुरू करी तो ये सोल्जर आए कहां से थे, किसी एग्रीकल्चर फार्म से आए होंगे, कहीं से आए होंगे। अब ये वापस जाने लगे, इनकी जो तनख्वाहें थी वो कम हो गई, देयर इनकम्स वर रिड्यूस्ड। जब इनकी इनकम रिड्यूस हो गई तो टोटल मार्केट डिमांड कम हो गई। जब मार्केट डिमांड कम हो गई तो कंजम्पशन कम हो गया, तो प्राइसेस घटने लगेंगे। प्राइसेस घटने लगेंगे तो प्रॉफिट घटने लगेगा। प्रॉफिट घटने लगेगा तो इन्वेस्टमेंट कौन करना चाहेगा। तो सवाल है कि लेबर है, कैपिटल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहा है। इफ नोबडी इज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट, होगा क्या, एक डिप्रेशन की स्थिति आने लगेगी। और वही हुआ फ्रॉम 1924 टू 1942 एक पीरियड आया जिसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, भयानक मंदी का पीरियड आया।
nearly 33% persons of capitalist world became unemployed. इससे पहले अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं था, क्लासिकल थ्योरी फुल एम्प्लॉयमेंट की थी। 33% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। जब 33% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए तो नेचुरली क्या होगा, इफ दे आर अनएम्प्लॉयड तो इनकी इनकम्स है नहीं। अगर इनकी इनकम्स नहीं है तो डिमांड बढ़ने को कोई चांस ही नहीं है। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगा तो क्या करेंगे? यहां पर केन्स ने एक कंसेप्ट दिया जिसको कई नाम से पुकारते हैं। हम इसे फिलहाल मनी इल्यूजन कह रहे हैं। आजकल के जमाने में इसे कभी आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर मनी के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसे रीगन इकोनॉमिक्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। इसे थैचेरियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। केन्जियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी पुकार सकते हैं। क्या है? माघ मेले के मैदान में जितने बेरोजगार हैं सबको खड़ा कर दो, 2 टीमों में बांट दो, टीम ए टीम बी। इनको दिन भर कहो कबड्डी खेलिए। कबड्डी खेलने के बाद शाम को आप 200 रुपए सबको दे दीजिए। अब ये 200 रुपए जब इनको कबड्डी खेलने के बाद मिला तो ये क्या करेंगे? नेचुरली मार्केट में जाएंगे, किसी को पंखा खरीदना है, किसी कंबल खरीदना है, किसी को तौलिया खरीदना है, किसी कुछ खरीदना है, किसी कुछ खरीदना है। ये मार्केट में दौड़ेंगे। सामान तो बना नहीं है मार्केट में। सामान अगर मार्केट में नहीं बना है तो क्या होगा? सामान नहीं बना है तो एकदम से प्राइसेस शूट अप करने लगेंगे। जैसे ही प्राइसेस शूट अप करेंगे एक्सपेक्टेंसी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेंसी ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो ऊपर की ओर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि एकदम से लोगों के हाथ में मनी आ गया। मनी आने से आउटपुट नहीं बढ़ा, एक इल्यूजन क्रिएट हो गया लोगों के दिमाग में कि हमारी वेल्थ बढ़ गई। और जैसे ही उनको लगा उनकी वेल्थ बढ़ गई तो उन्होंने डिमांड को बढ़ा दिया। और जैसे ही उन्होंने डिमांड को बढ़ाया ये डिमांड बढ़ गई। ध्यान से देखिए, यहां पर एम्प्लॉयमेंट इतना है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट इतना है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट इतना है। हेलीकॉप्टर मनी इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए कि हेलीकॉप्टर पे आप चढ़कर नए नोट छाप करके खूब सारे पैसे उड़ा दें। किसी को 2000 का नोट मिले, किसी को 500 का नोट मिले, किसी को कुछ मिले। मनी बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ता। मनी बढ़ने से एक इल्यूजन क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में दैट दे आर नाउ मोर वेल्दी, दे गो टू द मार्केट्स। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? डिमांड बढ़ा सकते हैं, इफेक्टिव डिमांड बढ़ा सकते हैं। ये केन्स का सॉल्यूशन था ग्रेट डिप्रेशन यानी मंदी से दूर होने के लिए। 36 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने लगा, फिर से मंदी क्यों दूर होने लगी? उसके यही कारण है। केन्जियन टेक्नोलॉजी को अपनाकर हर देश ने क्या करना शुरू कर दिया? डेफिसिट फाइनेंसिंग शुरू कर दिया। डेफिसिट फाइनेंसिंग जब शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि नए नोट छापने लगे। नए नोट छाप कर क्या किया कि मनी में सप्लाई करने लगे। कैसे सप्लाई करने लगे? जैसे आजकल भी है, किसान सम्मान योजना सबको 3000 रुपया मिलेगा, वृद्धावस्था पेंशन योजना सबको 2000 मिलेगा। हम पैसा बांटने लगे। ये पैसा बढ़ने से सामान नहीं बढ़ता, मार्केट में पहले प्राइसेस बढ़ते हैं। लेकिन ध्यान से देखिए कि अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो लोगों को लग रहा है कि प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। किसको? इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर के अंदर क्या होती है? मैंने बताया एनिमल स्पिरिट्स। तो वो तुरंत इन्वेस्टमेंट बढ़ा देगा। जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा। अब कुछ समझ में आया? यस सर। अभी भी कोई चीज समझ ना आई हो केन्स की तो बताएं। केन्स थोड़ा डिफिकल्ट तो है बट आई लाइक टू टीच इट। हम फिर किसी दिन क्लास ले लेंगे केन्स पर, नो प्रॉब्लम्स। लेकिन आज तो फिर वही 9:45 के करीब होने लगा है तो टाइम खत्म हो गया। फिर भी कोई छोटा सा भी हो तो बता सकते हो, पूछ सकते हो। हमने इसे मॉडर्न एग्जाम्पल से बता तो दिया है। अभी जब मैं इन्फ्लेशन पढ़ाऊंगा तो इस चीज को और भी समझा दूंगा। दोबारा पढ़ाऊंगा, इन्फ्लेशनरी गैप पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आज बाय बाय कर लें। Okay, Akash Devidi said, okay, let's now move out.